सुंदरपुर गांव के एक कोने में केशव लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे केशव लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा केशु? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सीता, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर मोहन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का मोहन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? केशव की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। केशव कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल दिया। केशव की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत। मोहन की मासूम बातें सब कुछ तोड़कर रख देती हैं। तभी गांव का सरपंच सुरेश दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ केशव, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ सरपंच जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। सरपंच चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बद्री आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ कि इस केशव को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बद्री भी हंसने लगा। अरे बद्री, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों केशव की हालत पर हंसे और चले गए। केशव वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए? धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा सीता, उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं, मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को केशव थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सीता ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ केशु? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। केशव की आंखें भर आई। उसने धीरे से सीता की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं सीता। और क्या कहूँ, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से सरपंच और बद्री, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सीता चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह नहीं समझ पाई। मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। केशव कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली।
अगले दिन सुबह होते ही सीता ने केशव से कहा, केशु, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं सीता, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूँ। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूँ भी तो कहाँ से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वो लग जाते हैं। हाँ केशव, ये तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था। आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? केशव आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से सरपंच सुरेश आता हुआ दिखाई दिया। अरे केशव, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है, अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? केशु चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। उसके पास सरपंच को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। सरपंच हंसता रहा और चला गया। केशव बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। केशव अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वो एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर सीता और मोहन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? केशव उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी की चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक ऋषि पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। केशव तुरंत उनके पास गया। ऋषि महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों गिरे हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। केशव घबरा गया और तुरंत इधर-उधर देखने लगा। शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए, परंतु यहाँ तो दूर-दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं देता। ऋषि महाराज, बताइए, यदि आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहाँ से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर ऋषि ने अपना कुल्हाड़ी जैसा कमंडल केशव के हवाले कर दिया। थका हुआ केशव बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वो अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। ये दृश्य देखकर केशव के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि उस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा। ना पहेली ना मौत। केशव गहरी सोच में डूब गया। एक ओर ऋषि की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है
और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी ये पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? केशव ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि वो हार मानने वाला नहीं है। वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधेरा भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे केशव के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी भी छुपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। केशव ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति। वो सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां ऋषि महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ केशव की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। ऋषि ने जल पीते ही केशव को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वो मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ। ऋषि महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी ऋषि है, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल इसे। और याद रख, ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। केशव ने उस हिरण के साथ अपने घर लौट आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर केशव के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, ये हिरण आपको कहाँ से मिला? केशव ने सारी कहानी सीता को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। ऋषि महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को क्यों पकड़वाया? हाँ, अब ऋषि महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। पिताजी, ये हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा। इतना कहकर मोहन हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पे पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब केशव अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार ठाकुर राजहंस उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पे क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है केशव, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी मोहन को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वो हिरण वाह वाह वाह,
बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वो हिरण खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं वो हिरण आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे इसकी कितनी भी कीमत दे दें, माफ कीजिएगा, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। ठाकुर क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया ठाकुर? हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये हिरण नहीं बेचूंगा सीता, क्योंकि ये हिरण मुझे ऋषि महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। केशव और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा ये हिरण बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये हिरण मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम सामान्य लुहार हो, समझती नहीं हो कुछ। व्यापारी वहां से चला गया। सीता केशव पर गुस्सा हो गई। जब से ये हिरण आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले ठाकुर को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? सीता, न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है, और वैसे भी ऋषि महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी या को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना सीता। ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं सूर्यपुर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा वीरेंद्र अपनी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी चंद्रिका को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु ब्रह्मानंद थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएगी। तो फिर बताइए, वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वो आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु कि वो हिरण इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वो मायावी हिरण सुंदरपुर गांव के एक लोहार के पास है। राजा वीरेंद्र अपने मंत्री हरिदत्त और 2 सिपाहियों के साथ सुंदरपुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे सुंदरपुर पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा वीरेंद्र पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है? हाँ महाराज, केशव लोहार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वो हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। सरपंच राजा वीरेंद्र को लेकर केशव के घर की ओर चल दिया। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर केशव चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है? और क्या वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरे बेटे जैसा है। वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक ऋषि महाराज ने मुझे ये हिरण भेंट किया था। उस ऋषि ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। और बेच भी नहीं सकता महाराज। ये इतना ही मूर्ख है कि ठाकुर ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया,
लेकिन फिर भी वो नहीं बिका और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। उसकी हिम्मत तो देखिए। देखो लोहार, मुझे उस हिरन की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा। समझ रहे हो ना महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, बस मुझे वो हिरन दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना दो और उस हिरन को पकड़कर महल में ले आओ। चलो सैनिकों। सिपाहियों ने केशव और हिरन दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरन को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा गले लगा ले इसे। केशव ने दौड़कर उस हिरण को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा वीरेंद्र दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, होश में आ गई। राजा वीरेंद्र खुशी से राज दरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो केशव, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां ऋषि महाराज प्रकट हो गए। महाराज, ये गरीब लुहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वो तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकलें, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। ऋषि ने केशव को देखकर कहा, केशव, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, ये हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। केशव, हम तुम्हें बहुत सारा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे ये ना दें। नहीं 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 केशव, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वो पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। केशव पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वो अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। अर्जुन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी और ना ही खाने के लिए कोई साधन था। अर्जुन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। ये देखकर अर्जुन के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। अर्जुन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अर्जुन हमेशा सोचता था
कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन अर्जुन गोपाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। गोपाल पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। अर्जुन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि गोपाल बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। गोपाल को उदास देख अर्जुन तुरंत गोपाल के पास गया। क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? अर्जुन की बात सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया और वो अर्जुन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पे काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से, जा अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन की बात सुनकर गोपाल बहुत प्रसन्न हुआ। अरे अर्जुन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा अर्जुन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयाँ लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान है। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे अर्जुन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। अर्जुन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पे मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ अर्जुन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं? मैं तो सोच सच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ अर्जुन, वो क्या तरीका है? अर्जुन ने गोपाल को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर गोपाल अर्जुन से कहता है, अरे वाह अर्जुन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है अर्जुन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। अर्जुन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है।
अगले दिन अर्जुन हरिदत्त और विनय नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने गोपाल की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ, पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की ज़रूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब गोपाल सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। गोपाल ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। अर्जुन वहां से जाने लगता है। तभी हरिदत्त ने अर्जुन को रोककर ये पता लगाने के लिए बोलता है कि गोपाल ने अर्जुन को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। अर्जुन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि गोपाल सेठ के यहाँ काम करते थे तो क्या कहा था? सेठ जी, मैं पहले गोपाल सेठ के यहाँ काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी हैं। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ, गोपाल ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ गोपाल से बहस हो रही थी तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज़्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार हरिदत्त सेठ और विनय सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं। फिर क्या हुआ? गोपाल ने हमारे बारे में क्या कहा? हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। गोपाल सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। हरिदत्त और विनय अर्जुन की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन हरिदत्त अपने बेटे विनय से बोला, विनय बेटा, ये अर्जुन तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। अर्जुन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। अर्जुन की मेहनत ने हरिदत्त और विनय का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम हरिदत्त और विनय अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि अर्जुन इतने देर तक भी काम कर रहा था। अर्जुन भाई, अब तो रात होने वाली है, तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूँगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊँगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो अर्जुन। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है अर्जुन, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना, ठीक है? इसके बाद हरिदत्त और विनय खेत को अर्जुन के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब विनय और हरिदत्त अपने खेत पर लौटे तो देखा
कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है, हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। थानेदार साहब, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी, जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? अब बहाने मत बनाओ, पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी अर्जुन वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? अर्जुन देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ अर्जुन, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया है, और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में खुसफुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ, तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। अर्जुन, हरिदत्त और विनय थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। अर्जुन भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सकें। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। हरिदत्त फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और अर्जुन की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी अर्जुन को बता दी। देखो अर्जुन भाई, सच कहूँ तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही गोपाल से हड़प ली थी। विनय की बात सुनकर अर्जुन ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या कहा मालिक? आपने ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। हरिदत्त ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी अर्जुन को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ अर्जुन भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये है जमीन या आप दोनों की जान? अर्जुन, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि यह जमीन सेठ गोपाल की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही ये जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे अर्जुन, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ गोपाल की है तो पुलिस किसी गिरफ्तार करेगी? गोपाल को। और जब गोपाल जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही के पास रहेगी। अर्जुन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह अर्जुन, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और अर्जुन ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है,
हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए ये खेत गोपाल से लिया था। वो जब खुद फंस गए हों तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप अर्जुन से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। उससे पहले वो गोपाल के यहाँ काम करता था। बोलो अर्जुन, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन गोपाल की है। हरिदत्त सेठ और विनय सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। अर्जुन की बात सुनकर थानेदार ने अर्जुन से कहा, सेठ गोपाल को बुलाने के लिए कहो। अर्जुन, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ गोपाल को बुलाकर लेकर आओ। अर्जुन तुरंत जाकर सेठ गोपाल को बुला लेता है, परंतु गोपाल अपने साथ गांव के सरपंच हरिशंकर को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ गोपाल की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख हरिदत्त ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर अर्जुन से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन गोपाल की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन गोपाल की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि ये जमीन गोपाल की है। नहीं साहब, हमने गोपाल के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच ने गोपाल से कहा, अब बताओ ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली। मैंने और अर्जुन ने मिलकर ये तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सकें। गोपाल की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैर तले जमीन खिसक गई। ये हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। अर्जुन को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि ये सब गोपाल और अर्जुन की मिलीभगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी सेठ गोपाल को वापस दे देंगे। हरिदत्त और विनय दोनों सरपंच और सेठ गोपाल से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ा देख गोपाल ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ गोपाल ने अपना केस वापस ले लिया। गोपाल के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ गोपाल जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है हरिदत्त, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में गोपाल ने अर्जुन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। अर्जुन, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वो जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो अर्जुन, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह अर्जुन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ गोपाल को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह अर्जुन ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वो भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।